तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा था सुभाष चंद्र बोस का। और नो न्यूज ऑनली व्यूज पर आज हम इसी मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं एडवोकेट अभिजीत भौमिक। हम आपका नो न्यूज ऑनली व्यूज पर स्वागत करते हैं। अभिजीत, सबसे बड़ी चीज है जबलपुर में जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बहुत करीबी रिश्ता रहा है। शशिधर मुखर्जी और बाकी जितने सब लोग हैं उनके साथ एमपी मिश्रा, डॉक्टर एमपी मिश्रा, आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए लोगों का एक लंबा कारवां था। आज नेताजी को लेकर आप क्या महसूस करें? देखिए, देश जब आजाद हुआ तब भी उनकी कमी महसूस हुई। इस बीच में 75 साल हमने अमृत महोत्सव, देश के स्वतंत्रता के 75 वर्ष मनाए। इस बीच में भी उनकी कमी महसूस हुई और मैं ऐसा समझता हूं आज भी उनकी कमी महसूस होती है और आने वाले समय में भी उनकी कमी महसूस होती रहेगी। वो एक ऐसी शख्सियत थे जिनके पास जात पात का कोई भेदभाव नहीं था। हम यदि पृष्ठभूमि में देखें तो उनके बचपन के मित्रों से लेके आजाद हिंद फौज के जब उन्होंने सफल नेतृत्व किया तो उनमें उनके सेनापति कर्नल शहनवाज खान थे, कर्नल ढिल्लो थे, महारानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी। उनमें एक विशिष्ट बात थी कि नेताजी हिंदू मुस्लिम कौमी एकता के प्रतीक थे और यही कारण है कि जब हमारा देश आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो सेना में जब नारे की बात आई तो समस्त सेनापतियों ने आजाद हिंद फौज का जो नारा जाते समय या साहब को सैल्यूट करते समय जय हिंद, उन्होंने उस नारे को स्वीकार किया सर्वसम्मति। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ये नारा सुनते हैं जय हिंद, क्योंकि वो एक अनुशासित और ऐसे सिपाही थे आजाद हिंद फौज के जो कि न सिर्फ लोगों के लिए बल्कि देश के लिए पूरी ईमानदारी के साथ एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ जुड़े हुए थे। वे बर्मा भी गए, वे हिटलर से भी मिले, वे जर्मन भी गए, जापान भी गए, बहुत जगह गए। देश की आजादी के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किए। भौमिक जी, जबलपुर से उनका सीधा नाता किस तरीके से जुड़ता है? अंग्रेजी शासनकाल में जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उनको पहले सिवनी जेल में रखा गया, लेकिन चूंकि सिवनी मध्य प्रदेश का अंग्रेजों के समय का बहुत छोटा सा जगह था तो ऐसा भय था कि ये यहाँ से निकल जाएंगे या भाग जाएंगे। तब ये निर्णय लिया गया अंग्रेजी शासन द्वारा कि मध्य प्रदेश में जबलपुर बहुत बड़ी कमिश्नरी थी, संभाग स्तर पे बहुत बड़ा अंग्रेजों का ये बैरक था। तब ये निर्णय लिया गया कि जबलपुर के सेंट्रल जेल में उन्हें शिफ्ट किया जाए। और इतने बड़े घर की संतान थे, पिता जानकी नाथ बोस कटक के इतने माने हुए बैरिस्टर थे, भाई स्वयं बड़े भाई उनके शरद चंद्र बोस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इन सब के बावजूद भी हम यदि जाएंगे तो हमारे जबलपुर के केंद्रीय कारागार में अब एक बैरक ही उनके नाम किया गया। मैंने स्वयं भी उसका अवलोकन किया है। एक पत्थर के उस पे सोते थे, एक चबूतरा था, एक चबूतरा है, उसी पे वो सोते और उसी पे उनके वो टूटे बर्तन रखे हुए मिट्टी के, उसी पे उनके वो एल्यूमिनियम के हांडी थाली ये सब भी रखा हुआ है। अब तो उस चबूतरे को हमने स्वतंत्रता के बाद में सुंदर मार्बल वगैरह लगा दिया, उसको खूब सुंदर से फिनिश कर दिया। अब वो नेताजी सुभाष केंद्रीय म्यूजियम के रूप में परिवर्तित हो गया है। उसके बाहर ऑडिटोरियम बन गया है, उसके बाहर सुंदर गार्डन बन गया है। लेकिन तब तो जेल जेल ही था। और उस समय के उनके व्यवहार के ऊपर, आचार व्यवहार उनका कैसा था, उन्होंने कभी अपने आप को स्वतंत्रता सेनानी से बढ़कर नहीं माना कि मैं इतना बड़ा हूं। तो वन सम देशपांडे जी हैं, उनके दस्तखत किया हुआ सुभाष बाबू के ऊपर उनके क्या उद्गार थे। उस समय वो कारागार के जेल अधीक्षक थे, उनकी वो चिट्ठी भी लिखी है। क्या लिखा है उसमें? पढ़ा आपने? उतना तो याद नहीं है, लेकिन आज भी उस चिट्ठी को एम्ब्रोस करके वहां रखा गया है कि उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, वो कब आए, कैसे उनका सिवनी जेल से जबलपुर 1933 का वो समय था जब वो यहाँ पे 209 दिन रहे थे।
इसके बाद फिर एक बार और आए थे, हाँ, फिर तो पुनः आए फिर थे। 5 दिन का उनको फिर हुआ था। जब 33 में वो यहाँ पे 209 दिन रहे, उसके बाद उन्हें मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था, और जब 5 दिन रहे थे उसके बाद उनको मद्रास शिफ्ट किया गया था। बाबू सुभाष चंद्र बोस बांग्ला भी बोलते थे, हिंदी भी, अंग्रेजी भी, उर्दू का भी उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था। बांग्ला में उन्होंने किस तरीके से लोगों को संबोधित किया होगा, कोई एक वानगी, एक नारा उनका बताएं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब अंग्रेजों के खिलाफ सेना उन्होंने तैयार की और जापान से रासबिहारी बोस ने जो आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, और उस स्थापना के बाद उनने बोला कि अब मेरे को इसके लिए सच्चे सेनापति के रूप में सुभाष चंद्र बोस मिल गए हैं। और इन दोनों की जब मुलाकात हुई तो उन्होंने सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस जी को हैंडओवर कर दिया। हम सभी ने, यदि याद हो आपको, तो एक मुझे याद नहीं आ रहा वो कवि कौन थे, जिनकी एक बहुत अच्छी कविता है जिसमें सुभाष बाबू को सोने से तोला जाता है सिंगापुर में, और सब माताएं बहनें जितने लोग थे हिंदुस्तानी थे, उन सब ने अपने गहने उतार उतार के दिए। और एक माँ जिसका कि एक बेटा था वो भी शहीद हो गया था, उसकी वो जो सोने की फ्रेम थी उसको जब उन्होंने तुला पे चढ़ाया तो सुभाष बाबू के साथ वो तुला डगमगा गई। और ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कुछ ऐसे। तो इसके बाद जब उन्होंने सेना गठन कर ली, वो हिंदुस्तान से आधी रात को, आप सभी को मालूम होगा, कलकत्ता से बाई ट्रेन वो बिहार के गोमो स्टेशन, जो इस समय झारखंड में है, गोमो स्टेशन पे आए थे, और वहां से फ्रंटियर मेल से वो रातों रात काबुल, पेशावर, पंजाब, लाहौर होते हुए वो गायब हो गए थे। आज की डेट में गोमो स्टेशन का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन किया गया। मैंने भी एक बार ट्रेन से शक्तिपुंज से जबलपुर आते समय वहां उतरा उत्सुकतावश, बहुत खुशी हुई। वो जगह भी बताया, प्लेटफॉर्म जहां पे उनकी गाड़ी आके रुकी, और वो एक मौलाना के भेष में, जियाउद्दीन के नाम से छद्मवेश रहते हुए, वो हिंदुस्तान से पंजाब होते हुए अफगानिस्तान, वर्तमान अफगानिस्तान काबुल होते हुए, वो नॉर्थ अपना मध्य एशिया से होते हुए, और एक इटालियन पासपोर्ट, इटालियन अर्लैंडो मस्कोटा के नाम से उन्होंने अपने आप को छद्म नाम देते हुए एक इटालियन नागरिक होते हुए वो जर्मन निकल गए। और वहाँ उनकी नाजियों के जो नेता उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के समय एडोल्फ हिटलर से उनकी मुलाकात हुई, वो उनसे बड़े प्रभावित हुए। अंग्रेज उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि उन्होंने दुश्मनों से हाथ मिलाया, लेकिन सुभाष बाबू का ऐसा कहना था, ऐसा सोचना था कि युद्ध के समय में जो दुश्मन का दोस्त, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त हो सकता है। और उन्होंने, एडोल्फ हिटलर ने उनको मदद की, और वो पनडुब्बियों की मदद से बातें हुए, जैसे तैसे सब पार करते हुए द्वितीय विश्व युद्ध के अंग्रेजों के और ब्रिटिशर्स को, इतनी बड़ी उनकी आर्मी को, उनके जासूसों को चकमा देते हुए वो सिंगापुर पहुंचे। सिंगापुर से जब उन्होंने आजाद हिंद फौज के गठन को लेके, उसके बाद जब उन्होंने ये सोचा कि हमको इसका कहां से शुरुआत करना है, तो अंडमान निकोबार को उन्होंने कब्जा किया, और उन्होंने सेलुलर जेल, जिसमें कि भारत के असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों पे अत्याचार होते थे, उन्होंने उसको खाली करवा दिया और अंग्रेजों को उसमें से भर के ठूंस दिया। और स्वतंत्रता सेनानियों के इसी उत्सव के नाम कारण ये अंग्रेजी नामों को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने परिवर्तित करके अब स्वराज और ऐसा नाम दे दिया है। बाकी सब ढूंढ रहे थे कि सुभाष बाबू कहाँ चले गए। इस द्वितीय युद्ध के समय जब इतना माहौल गरमाया हुआ है तो सुभाष बाबू कहाँ चले गए। एक दिन उन्होंने अचानक अपने रेडियो स्टेशन से एक उद्धरण किया, और उसमें उनके वो स्पीच हैं, बड़े बड़े उनको इन्हें दुनिया के महानतम लीडरों के भाषणों के रूप में पढ़ाया जाता है। तब उनने वहां से उद्धरण किया। बंगला भाषी लोग उनको पहचान नहीं पा रहे थे,
उनकी आवाज को वो नहीं कर रहे थे, तब उन्होंने बांग्ला में जब स्पीच दिया, अमी सुभाष बोलची, मैं सुभाष बोल रहा हूं, तब लोगों में जनमानस में ये संचार आया कि नहीं, ये सुभाष चंद्र बोस ही हैं जो हिंदुस्तान से अंग्रेजों को चकमा देके चले गए, उनको जो घर में नजरबंद करके रखा गया था, और उन्होंने आज विश्व युद्ध में इस तरीके से हाथ बढ़ाया, और उन्होंने अंग्रेजी सेना को हमारे नॉर्थ ईस्ट से पूर्व जो हमारे आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, पूर्वोत्तर राज्यों से उन्होंने एंट्री की, और वहां अंग्रेजों को हराकर उन्होंने धीरे 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 आगे बढ़े। और मुझे याद नहीं आ रहा इस समय, मणिपुर में एक जगह है जहां पे उन्होंने हिंदुस्तान को, तब के तत्कालीन हिंदुस्तान को अंग्रेजों से मुक्त कराया, अंग्रेजों को वहां से मार भगाया, और उस चौक में उन्होंने आजाद हिंद फौज का, स्वतंत्र भारत का झंडा भी लहराया था। तो दोस्तों, इस तरीके से देखें कि सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जिसके भीतर इतना जोश था कि वो देश के लिए बहुत कुछ करने की चाहत रखते थे अपने दिल में। जय हिंद बोलते जब वो बाहर निकलते थे तो सेना उनके साथ कदम से कदम मिलाती थी। जबलपुर में वर्ष 1939 में उनका एक बड़ा भव्य स्वागत हुआ था, 52 हाथियों का रथ निकला था। वो घटना भी थोड़ी सा आप हमारे दर्शकों को बताएं। महात्मा गांधी जी से सुभाष बाबू के मतभेद हो गए थे, और बड़ा सम्मान पूर्वक उन्होंने एक दूसरे को सम्मान किया। तो जब उनको बोला गया कि नहीं, आप कांग्रेस के 1939 का इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं ऐलान कर चुका हूं, देश की प्रबुद्ध युवा वर्ग मेरे साथ है और मैं ये चुनाव लड़ूंगा। गांधी जी से मतभेद होने के कारण जवाहरलाल नेहरू जी और गांधी जी ने बोला कि नहीं, हम फिर आपके खिलाफ कांग्रेस में हमारा उम्मीदवार खड़ा करेंगे। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूं, यदि ये बापू का सिद्धांत है और यदि यही बापू ने सोचा है तो मैं इसको स्वीकार करता हूं, और इससे मैं बापू का आशीर्वाद स्वरूप इसको ग्रहण करता हूं। पट्टाभी सीतारमैया जी को गांधी जी ने अपना वरदहस्त, अपना पुत्र समझ मान के अपना उम्मीदवार खड़ा किया। लेकिन तब सुभाष बाबू की इतनी लोकप्रियता थी, मुझे वो रेशियो तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़े अंतराल से पट्टाभी सीतारमैया जी को मात दी। तब त्रिपुरी हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के बाद ये त्रिपुरी कांग्रेस हमारे जबलपुर से जुड़ा हुआ है, और तिलवाड़ा घाट से उनका जुलूस निकलना था, 52 हाथियों का जुलूस निकला था। ऐसा बताते हैं कि उस समय उनको 104 डिग्री टेम्परेचर बुखार था। यदि आज भी हम देखेंगे, बड़े स्टेशन के पास डिसिल्वा कंपाउंड है, डॉक्टर जॉर्ज डिसिल्वा उनके मित्र हुआ करते थे, तो उन्होंने उनको मना किया कि सुभाष बाबू, आपकी तबीयत इतनी खराब है, आप इस समय जुलूस वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं कीजिए, जुलूस का आप नेतृत्व नहीं कीजिए, आप बीमार हैं। तो उन्होंने बोला नहीं डॉक्टर साहब, देश की जनता जिन्होंने मुझे इतने बड़े अंतराल से, इतना सम्मान से मुझे कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है, मैं जुलूस में और उनको जरूर संबोधन करूंगा। तो उन्होंने हाथी पे बैठ के 104 बुखार में, तब के समय में जो दवाइयां थी उसका इंजेक्शन लेकर ये घटना ये कारित की। आप यदि आज भी चाहें तो जॉर्ज डिसिल्वा जी के जो ग्रैंडसन हैं, सीनियर एडवोकेट हैं ब्रायन डिसिल्वा साहब, आप उनसे भी पता कर सकते हैं। आज भी उनका वो पुराने बंगले का पीछे वाला हिस्सा है जो आज भी गवाह है कि सुभाष चंद्र बोस जी 1939 में उस जगह पे आए थे, जबलपुर में आए थे, प्रवास में वहां रुके थे, जबकि काफी बंगाली परिवार थे। प्रभात चंद्र बोस, दत्ता परिवार था, अंबिका चरण बनर्जी जी का परिवार था जो जयश्री बनर्जी जी के रिलेटिव हैं। लेकिन इन सब के अलावा उनके मित्र हुआ करते थे जॉर्ज डिसिल्वा साहब, वो उनसे बड़े। दोस्तों, इस तरीके से देखें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस देश की उस आत्मा से जुड़े थे जो कि कौमी एकता के नाम से भी जानी जाती है, और वो धर्मनिरपेक्ष भारत की कल्पना करते थे। नो न्यूज़ ओनली व्यूज पर आज बस इतना ही।
भौमिक जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत